जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं आपके YouTube चैनल कौशल जी के जीएस क्लासेस पर। तो आप सभी को जो यह क्लास प्राप्त हो रहा है, आपको यह क्लास रात के 10:30 बजे तक आपको यह क्लास प्राप्त हो जाएगा। आप सभी इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। यह जो हम क्लास करने वाले हैं, यह क्लास आपका ALP टेक्नीशियन पर बिल्कुल आपका आधारित है। साथ ही NTPC, RPF, SSC GD, बिहार दरोगा, बिहार जो है कि SSC पर बहुत ज़्यादा इस पर टारगेट कर रहे हैं। तो चलिए बिना कोई देरी के हुए आज के सेशन का हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मोटिवेशनल क्वोट के साथ, और 7 बजे आप लोग जो है कि टेलीग्राम चैनल से डेली जुड़िए। अभी तक भी जो नहीं जुड़े हैं वो 7 बजे डेली टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए और आपको एक से एक बढ़कर क्वेश्चन वहाँ पर मिलेगा। वहीं आपका अगर हम बात करते हैं लाइव सेशन का, तो हम लोग डेली रात के 8 से 9:30 के बीच जो है कि हम लोग लाइव क्लास लेते हैं। ठीक है, आप लोग उससे जुड़िए और अधिक से अधिक क्वेश्चन रिवीजन होगा वहाँ पर, आपको बस भरोसा रखिएगा। तो चलिए आज का सबसे पहले मोटिवेशनल क्वोट। आज का मोटिवेशनल क्वोट है, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या हुआ, वहीं से जल कल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबराओ अंधेरों से मेरे दोस्तों, ना हो मायूस ना घबराओ अंधेरे से मेरे दोस्तों। इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा, सुनहरा कल भी निकलेगा। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन का हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले साइंस के बायोलॉजी से। तो फटाफट हम क्वेश्चन करेंगे, आप लोग जल्दी जल्दी रिवीजन करते चलिएगा, साथ में बताइएगा। आज का पहला सवाल, कोशिका का खोज किसने किया है? तो कोशिका का खोज याद रखिएगा रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। कब किया था? 1665 में कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। और रॉबर्ट हुक का संबंध याद रखिएगा ब्रिटेन से था। रॉबर्ट हुक कहाँ से थे? तो ब्रिटेन से थे। रॉबर्ट हुक कहाँ से थे? तो याद रखिएगा ब्रिटेन से थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि वर्ष 1665 में रॉबर्ट हुक ने किसके छत्ते से संरचनाओं की खोज की थी या कोशिका की खोज की थी? तो याद रखिएगा कि मधुमक्खी के छत्ते से या फिर कॉर्क में मधुमक्खी के छत्ते से खोज की थी आपका जो है कि कोशिका का, जो कि एक मृत कोशिका था। कैसा कोशिका था? तो याद रखिएगा मृत कोशिका था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बताना है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था वह स्लाइडन एवं स्वान ने। किसने किया है? स्लाइडन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838 से 39 में किया है। और कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, और यकृत का अध्ययन हेपेटोलॉजी, और अस्थि का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी, और मांस का अध्ययन मायोलॉजी, कान का अध्ययन ओडोलॉजी, नाक का अध्ययन राइनोलॉजी, मस्तिष्क का अध्ययन फ्रेनोलॉजी। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, और तंत्रिका तंत्र का अध्ययन न्यूरोलॉजी, और वहीं आपका गुर्दा का अध्ययन नेफ्रोलॉजी, गुर्दा का अध्ययन नेफ्रोलॉजी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक एवं आनुवंशिक इकाई क्या है? तो क्या है? तो याद रखिएगा कोशिका है। क्या है? कोशिका। तो कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक एवं आनुवंशिक इकाई है। याद रखिएगा कोशिका, कोशिका से ही सब कुछ बना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सर्वप्रथम जीवित एवं स्वतंत्र कोशिका का खोज किसने किया है? तो सर्वप्रथम जीवित कोशिका पूछेगा तो याद रखिएगा 1674 में ल्यूवेनहॉक ने। 1674 में ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका का खोज, लेकिन उससे 9 साल पहले 1665 में याद रखिएगा मृत कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने, जो कि मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त किया था। आगे बढ़ते हैं, राइबोसोम का खोज किसने किया है? तो राइबोसोम का खोज जो किया था वह पैलेड ने किया है। राइबोसोम का खोज किसने किया है? तो याद रखिएगा पैलेड ने। किसने किया है? पैलेड ने। राइबोसोम का खोज किसने किया है? तो पैलेड ने। याद रखिएगा कब? तो 1955 में। यह क्वेश्चन आपका NTPC ग्रुप D RPF सब में पूछता है और आगे भी पूछेगा। तो राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, और प्रोटीन का संश्लेषण भी जो होता है वह राइबोसोम में ही होता है। याद रखिएगा, और राइबोसोम का खोज जो किया है वह पैलेड ने किया है। किसने किया है? पैलेड ने। आगे बढ़ते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो खोज किया है वह कोलिकर ने किया है। किसने किया है? कोलिकर ने। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया है? कोलिकर ने 1857 में। आप लोग को पता है भारत में सिपाही विद्रोह यानी मारधाड़ जो शुरू हुआ था वह आपका 1857 को। तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया का मौसे माइटोकॉन्ड्रिया मौसे मारधाड़ यानी 1857 में खोज किया था। याद रखिएगा आपका कोलिकर ने। आगे बढ़ते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया है? अल्टमैन
अल्टमैन ने। माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया है? तो अल्टमैन ने किया है। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया है? अल्टमैन ने। और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिगृह के नाम से भी जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिगृह के नाम से यानी पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। और प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से किसको जानते हैं? तो राइबोसोम को जानते हैं। वहीं आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि हाइपरप्लासिया का अर्थ क्या होता है? हाइपरप्लासिया का अर्थ क्या होता है? तो कोशिका की संख्या में वृद्धि होना। कोशिका की संख्या में वृद्धि होना जो कहलाता है वो हाइपरप्लासिया कहलाता है। हाइपरप्लासिया कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। कोशिका विज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं? तो रॉबर्ट हुक। कोशिका विज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं? तो याद रखिएगा रॉबर्ट हुक कहलाते हैं। कोशिका विज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं? तो याद रखिएगा रॉबर्ट हुक कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं? तो आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक जो कहलाते हैं वो स्वानसन कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? स्वानसन। आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं? तो स्वानसन कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं? तो शर्मा जी। भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं? तो ए.के. शर्मा। कौन कहलाते हैं? ए.के. शर्मा। आगे बढ़ते हैं। पुरुषों के शुक्राणु और महिलाओं के अंडाणु की निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो याद रखिएगा अंडवाहिनी में संपन्न होती है। कहाँ संपन्न होती है? तो याद रखिएगा अंडवाहिनी में संपन्न होती है। पुरुष का शुक्राणु और महिलाओं का अंडाणु जो होता है वह आपका ओविडक्ट यानी कि अंडवाहिनी में संपन्न होती है। यानी आप तीन चीज याद रखिएगा। कोशिका विज्ञान के जनक बोलेगा तो रॉबर्ट हुक ही मार दीजिएगा, जो कि कोशिका का ही पहली बार खोज किया था 1665 में। लेकिन आधुनिक कोशिका विज्ञान पूछेगा तो आधुनिक में नो लगा हुआ है और स्वानसन में भी नो लगा हुआ है, तो आप आराम से मार दीजिएगा। वहीं भारतीय कोशिका विज्ञान का पिता बोलेगा तो स्वानसन मारिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। संपूर्ण जैविक प्रक्रिया के संचालन हेतु ऊर्जा या ईंधन का कोशिकाओं में किस रूप में उपस्थित होता है? तो एटीपी के रूप में। किस रूप में? एटीपी के रूप में। और एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का फुल फॉर्म होता है। आगे बढ़ते हैं। क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया कोशिका के किस अंग में संपन्न होती है? तो क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। किस में संपन्न होती है? तो कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। याद रखिएगा क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया। और इस क्रेब्स चक्र का अध्ययन जो किया था वो एडोल्फ क्रेब्स ने किया था। ठीक है। और क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया में जो सबसे अंतिम उत्पाद है वह आपका पायरुविक अम्ल है। कौन सा अम्ल है? पायरुविक अम्ल है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन किसके माध्यम से होता है? तो दो कोशिकाओं के मध्य दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन किसके माध्यम से होता है? तो जीवद्रव्य तंतु के माध्यम से। जीवद्रव्य तंतु के माध्यम से होता है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कोशिकाओं में किस तत्व के एकत्रित होने से रंध्र खुल जाते हैं? तो रंध्र का मतलब यानी कि हो गया आपका थोड़ा सा छेद टाइप का। इसका मतलब याद रखिएगा पेड़ पौधे में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसी को हम लोग स्टोमा के नाम से भी जानते हैं या फिर रंध्र के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा। अगर आपसे बात करें कि पेड़ पौधे की पत्ती में जो छोटे छोटे रंध्र या बिल टाइप का जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको स्टोमेटा कहते हैं। और याद रखिएगा वह स्टोमेटा का मुंह जो है कि धीरे धीरे जो खुलता है एक तत्व की उपस्थिति कारण जिसका नाम है पोटेशियम। किसका नाम है? पोटेशियम। याद रखिएगा पोटेशियम। पोटेशियम। और पोटेशियम तत्व के द्वारा ही आपका जो ब्लड प्रेशर वगैरह है उसको नियंत्रित करते हैं। पोटेशियम जिसका परमाणु संख्या होता है 19 और आपका प्रतीक चिन्ह होता है के। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लेकिन अगर पूछेगा कि ये आपका जो प्रकाश संश्लेषण में जो आपका पेड़ पौधे की पत्तियों में जो पाया जाता है आपका किस नाम का एक परमाणु? तो याद रखिएगा उसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है और मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। विश्व की सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है? तो विश्व की सबसे छोटी कोशिका का नाम है माइक्रोप्लाज्म गैलेक्टिकम। विश्व की सबसे छोटी कोशिका है माइक्रोप्लाज्म गैलेक्टिकम
डेंसिटिकम। आगे बढ़ते हैं, विश्व की सबसे बड़ी एवं भारी कोशिका कौन है? तो विश्व की सबसे बड़ी एवं भारी कोशिका का नाम है शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका जो है वह विश्व की सबसे बड़ी और भारी कोशिका है। आगे बढ़ते हैं, मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है सेरिबेलम की ग्रेन्यूल सेल। सेरिबेलम की ग्रेन्यूल सेल यानी मस्तिष्क के अंदर में पाया जाता है शरीर की सबसे छोटी कोशिका। आगे बढ़ते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो अंडाणु की, जो कि महिलाओं में पाया जाता है, जो कि स्त्री में। देखिएगा, अंडाणु जो है वह पुरुष में नहीं मिलता है, अंडाणु स्त्री में मिलता है। और याद रखिएगा, आपका शुक्राणु जो है वह पुरुष में मिलता है, और पुरुष का शुक्राणु और महिला का अंडाणु जब मिलता है तो उसी को कहते हैं निषेचन होना। क्या होना? निषेचन होना। और निषेचन कहाँ पे होता है? तो अंडवाहिनी में होता है। कहाँ में होता है निषेचन? तो याद रखिएगा, अंडवाहिनी कोशिका में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका का नाम क्या है? न्यूरॉन या फिर तंत्रिका तंत्र की कोशिका, क्योंकि तंत्रिका तंत्र की इकाई का नाम ही न्यूरॉन है। तंत्रिका तंत्र की इकाई का नाम ही न्यूरॉन है। आगे बढ़ते हैं, पुरुषों की सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है? तो शुक्राणु है। पुरुषों की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो याद रखिएगा, शुक्राणु है, यानी स्पर्म है। आगे बढ़ते हैं, सबसे बड़ी पादप कोशिका कौन सी है? यानी पेड़ पौधे में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो याद रखिएगा, कार्पेल्पोटैक्सीफोलिया। कार्लेपोटैक्सीफोलिया। आगे बढ़ते हैं, कोशिका विभाजन कितने प्रकार से होते हैं? तो कोशिका में विभाजन जो होते हैं वो 3 प्रकार के। कोशिका में 3 शब्द है और 3 तरह से ही वो विभाजन होते हैं, ठीक है। जिसमें से आपका पहला है असूत्री विभाजन, दूसरा है समसूत्री विभाजन और तीसरा है अर्धसूत्री विभाजन। तीसरा है अर्धसूत्री। आगे बढ़ते हैं, पौधों में कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला हार्मोन का नाम क्या है? आपको बहुत बार बताया कि पेड़ पौधे में जो कोशिका के विभाजन को जो इंगित करता है वह साइटोकाइनिन हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? साइटोकाइनिन हार्मोन के कारण कोशिका विभाजन संभव है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, किस प्रकार की कोशिका विभाजन के अनियंत्रित विभाजन के कारण कैंसर रोग होता है? तो समसूत्री विभाजन के कारण। समसूत्री विभाजन के कारण कैंसर रोग होता है, याद रखिएगा। और प्रतिवर्ष हम लोग कैंसर दिवस कब मनाते हैं? तो याद रखिएगा, 4 फरवरी को। कब मनाते हैं? 4 फरवरी। और कैंसर दिवस, कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑन्कोलॉजी कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, कोशिकीय विभेदन एवं कोशिका संकेतन किस कोशिकांग का कार्य है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य है। किसका कार्य है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार का विभाजन होता है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में मुकुलन या विखंडन के द्वारा जो है कि विभाजन होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बताना है, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में किस प्रकार के राइबोसोम होते हैं? तो सुनिएगा, एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकेरियोटिक। तो दोनों में अलग अलग संख्या में राइबोसोम पाए जाते हैं। तो आपको जुगाड़ देते हैं। आपको क्या देते हैं? जुगाड़। प्रोकैरियोटिक का मतलब पी हो गया और यूकेरियोटिक का मतलब यू हो गया। और इन दोनों में से किसी ना किसी का 70 होता है, एक का 80 होता है। कैसे याद रहेगा? आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। तो देखिएगा, पी जो अल्फाबेट लिखते हैं उसमें पी पहले आता है, तब फिर आपका जाके यू आता है लास्ट में। तो यू का कोड ज़्यादा होगा इसीलिए उसको 80 दे देंगे, और आपका पी का कोड कम होगा तो उसको हम लोग 70 दे देंगे। यानी यूकेरियोटिक कोशिका 80S और प्रोकैरियोटिक कोशिका 70S, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, यूकेरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो याद रखिएगा, फास्फोलिपिड प्रोटीन से। फास्फोलिपिड प्रोटीन से। आगे बढ़ते हैं, जीवन का भौतिक आधार किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा, जीवन का भौतिक आधार जो माना जाता है वह जीवद्रव्य को। किसको माना जाता है? जीवद्रव्य को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, गोल्जी काय का अन्य नाम क्या है? तो डिक्टियोसोम। गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी, जिसको हमारे शरीर में यातायात प्रबंधक के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा, जिसका खोज कैमिलो गोल्जी के द्वारा किया गया था। उसका अन्य नाम क्या है? तो डिक्टियोसोम। गोल्जी काय का अन्य नाम क्या है? डिक्टियोसोम। आगे बढ़ते हैं, पैलेट कण किस कोशिकांग को कहते हैं? तो राइबोसोम्स को। पैलेट कण किस कोशिकांग को कहते हैं? तो याद रखिएगा, राइबोसोम्स को। और राइबोसोम का खोज किसने किया है? तो याद रखिएगा, पैलेट ने। किसने किया है? पैलेट ने। आपको पता है राइबोसोम्स का खोज पैलेट ने, इसीलिए पैलेट कण के नाम से किसको जानते हैं? तो राइबोसोम्स को जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, कोशिका की अचल संपत्ति किसे कहते हैं? तो कोशिका की अचल संपत्ति जो कहते हैं वह न्यूक्लिक अम्ल को कहते हैं। किसको कहते हैं? न्यूक्लिक अम्ल को कोशिका का जो है कि अचल संपत्ति कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली के नाम से जानते हैं, यानी सुसाइड बैग के नाम से? तो लाइसोसोम को। और लाइसोसोम का खोज किसने किया है? डी डुबे ने। किसने किया है? डी डुबे। आगे बढ़ते हैं,
अंतःप्रद्रव्य जलिका किस पदार्थ से निर्मित होती है? तो अंतःप्रद्रव्य जलिका किस पदार्थ से निर्मित होती है? याद रखिएगा लाइपोप्रोटीन्स। कौन सा प्रोटीन? लाइपोप्रोटीन से निर्मित होता है। आगे बढ़ते हैं, पौधों में घाव को भरने में सहायक होता है कौन सा हार्मोन? तो याद रखिएगा पादप कोशिका में जो घाव होता है, यानी पेड़ पौधे में जो घाव होता है, उसको भरने के लिए ट्रोमेटिन हार्मोन प्रयुक्त होता है। कौन सा हार्मोन प्रयुक्त होता है? तो ट्रोमेटिन हार्मोन प्रयुक्त होता है। इसीलिए ट्रोमेटिन नाम के पादप हार्मोन को डॉक्टर हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, जीवद्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो जीवद्रव्य या हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व है वह ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन। और हमारे शरीर में यह जीवद्रव्य में जो मिलता है ऑक्सीजन 65%। कितना परसेंट भैया? 65% मिलता है, याद रखिएगा। और भूपर्पटी में कितना परसेंट ऑक्सीजन? तो याद रखिएगा आपका 46%। देखिएगा शरीर में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन 65%। ठीक है, 65% याद रखिएगा। ऑक्सीजन कितना परसेंट? 65%। ये क्वेश्चन आता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपको बताना है, कोशिका द्रव्य की बाह्य सीमा क्या कहलाती है? तो कोशिका द्रव्य की बाह्य सीमा जो कहलाती है वह प्लाज्मा झिल्ली कहलाती है। बाह्य सीमा झिल्ली कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा प्रदान की गई है? तो गोल्जी काय को। किसको? गोल्जी काय को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, रिक्तिका या रसधानी के चारों ओर उपस्थित कोशिका द्रव्य की एक पतली झिल्ली क्या कहलाती है? तो टोनोप्लास्ट। क्या कहलाती है? टोनोप्लास्ट कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? यही सब क्वेश्चन आता है अक्सर एनटीपीसी, आरपीएफ, आपका टेक्नीशियन एलपी में और फिर आपका ग्रुप डी में। ठीक है, बताइएगा प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ से बनी होती है? तो लिपिड और प्रोटीन से। प्लाज्मा झिल्ली जो बनी होती है लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। और सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ भी कौन है? तो सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ जो है वह आपका प्रोटीन है। वह आपका कौन सा है? प्रोटीन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, जैव कोशिका के किस भाग को ऊर्जा घर के नाम से जानते हैं, यानी पावर हाउस के नाम से जानते हैं? तो वो माइटोकॉन्ड्रिया को जानते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से माइटोकॉन्ड्रिया को जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, किस कोशिकांग को पाचन थैली के नाम से जानते हैं? तो पाचन थैली या आत्महत्या की थैली, दोनों के नाम से हम लोग लाइसोसोम को ही जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है? तो राइबोसोम। कौन सहायता करता है? राइबोसोम। आगे बढ़ते हैं, पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से किस अनुपस्थिति के कारण भिन्न होती है? तो तारक केंद्र के कारण। किसके कारण? तो तारक केंद्र के कारण, यानी सेंट्रियोल के कारण। आगे बढ़ते हैं, सौर कोशिकाएं किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो सौर कोशिकाएं प्रकाश विद्युत प्रभाव पर जो है कि आपका चलती है। सौर कोशिकाएं किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। आगे बढ़ते हैं, पादप से प्राप्त टैनिन का उपयोग किसके निर्माण में होता है? तो टैनिन का प्रयोग जो है कि चमड़ा और स्याही के निर्माण में, चमड़ा और स्याही के निर्माण में होता है। चलिए अब हम लोग करंट अफेयर्स करते हैं। लगभग 50 प्रश्न हम लोग करते हैं। अब किसका? तो याद रखिएगा करंट अफेयर्स का लगभग 40 से 50 प्रश्न करते हैं। मुख्य प्रश्न बताइएगा। हम लोग जनवरी से जो है कि करंट अफेयर्स करते हैं और आपको रेगुलर हम कवर करवा रहे हैं। करंट जो लगातार बनिएगा उनको जरूर फायदा होगा। चलिए बताइएगा, 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई। इस मंदिर का डिजाइन किसने तैयार किया है? तो चंद्रकांत सोमपुरा ने। चंद्रकांत सोमपुरा ने, याद रखिएगा। और आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो बना हुआ है आपका जो है कि अहमदाबाद में, जो कि सरदार पटेल की मूर्ति है, उसका डिजाइन किसने तैयार किया है? तो याद रखिएगा राम सुतार ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आपको पता है कि 22 जनवरी को ही आपका शुष्क दिवस मनाने का घोषणा किया है छत्तीसगढ़ ने, याद रखिएगा। और कनाडा ने किया है 22 जनवरी को अयोध्या राम दिवस। अयोध्या राम दिवस। आगे बढ़ते हैं, किस देश ने स्लिम मिशन SLIM, किस देश ने स्लिम मिशन के साथ चंद्रमा पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग हासिल किया? तो जापान ने। किसने किया? जापान ने। स्लिम मिशन के साथ चंद्रमा पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग किया है। आपको पता है कि विश्व का सबसे ज़्यादा जीने वाला जो देश है वह जापान है। वहाँ के आदमी लगभग 89 साल तक औसतन जीते हैं। भारत के 67 साल है जीवन प्रत्याशा और सबसे अधिक है आपका जापान का, याद रखिएगा 89 साल। इसका मतलब वहाँ का आदमी अधिक जीता है। जब वहाँ का आदमी अधिक
अधिक जीता होगा, इसका मतलब वहाँ के आदमी का शरीर पूरा स्लिम होगा। नहीं कहते हम लोग कि उनका स्लिम बॉडी है, ठीक है। तो इसका मतलब याद रखिएगा जापान, स्लिम मिशन जापान। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य की अनोखी भाषा माधिका विलुप्त होने के कगार पे है? तो आपको पता है कि जब आदमी ज़्यादा पढ़ लिख लेता है ना तो लोकल भाषा भूलने लगता है। तो इसका मतलब सबसे अधिक पढ़ा लिखा राज्य भैया कौन है? तो केरल है। इसीलिए केरल ने अपना स्थानीय भाषा माधिका को विलुप्त के कगार पे पहुंचा दिया है। आगे बढ़ते हैं, किस व्यक्ति ने दिल्ली में गांव चलो अभियान की शुरुआत की? तो गांव चलो अभियान की जो शुरुआत करवाया है, आपको पता है कि वर्तमान में जो भारत के जो स्वास्थ्य मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो बताइएगा जगत प्रकाश नड्डा। अगर आपको स्वास्थ्य मंत्री याद नहीं रहता होगा तो आपको लॉजिक देते हैं। आपको पता है स्वास्थ्य को बढ़िया बनाने के लिए या बढ़िया रखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, यानी प्रकाश की आवश्यकता स्वास्थ्य के लिए, यानी स्वास्थ्य मंत्री वर्तमान में कौन है? तो याद रखिएगा आपके जेपी नड्डा है। कौन है? जेपी नड्डा यानी जगत प्रकाश नड्डा, ठीक है, जगत प्रकाश नड्डा याद रखिएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं कि दिल्ली में किस व्यक्ति के द्वारा गांव चलो अभियान की शुरुआत हुआ? तो जेपी नड्डा। आपको पता है कि गांव में जो है कि स्वास्थ्य आदमी का सही रहता है, इसीलिए जेपी नड्डा ने बोला गांव चलो, ठीक है, अभियान, स्वास्थ्य मंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं, डेजर्ट फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में? तो डेजर्ट का मतलब होता है मरुस्थल, और भारत में सबसे अधिक मरुस्थल राजस्थान के जैसलमेर में है, इसीलिए डेजर्ट फेस्टिवल जैसलमेर राजस्थान में, ठीक है। और डेजर्टिफिकेशन दिवस जो मनाते हैं यानी मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस जो मनाते हैं वो 17 जून को मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस मनाते हैं। और याद रखिएगा आप लोग कि आपका डेजर्ट साइक्लोन संयुक्त सेना अभ्यास किन दो देश के बीच? तो आपको जुगाड़ दिए थे डेजर्ट साइक्लोन यूएई, और खाली साइक्लोन रहेगा तो मिस्र। खाली साइक्लोन छोटा शब्द रहेगा तो मिस्र छोटा देश, और डेजर्ट लग के रहेगा थोड़ा बड़ा देश मार देंगे उसका आंसर, तो याद रखिएगा सऊदी अरब, सॉरी यूएई, ठीक है, यूएई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बताना है कि पेडियाला लक्ष्मी प्रिया को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वो किस नृत्य से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है लक्ष्मी प्रिया को, याद रखिएगा उसका संबंध कुचिपुड़ी से था। और कुचिपुड़ी कहां पर एक शासनित है? तो कुचिपुड़ी कहां का है? तो आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी कहां का है? आंध्र प्रदेश। और कथकली केरल, भरतनाट्यम तमिलनाडु। मोहिनी अट्टम कहां का है? तो मोहिनी अट्टम भी केरल का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन 75वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में किस व्यक्ति के द्वारा किया गया? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बताना है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि केंद्र गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में डिजिटल उत्कृष्टता केंद्र? तो कहां करेगा इतना बढ़िया चीज भैया? तो अपने घर में गुजरात में डिजिटल उत्कृष्टता केंद्र जो का उद्घाटन किया है वो गुजरात में किया है। आगे बढ़ते हैं, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सेना अभ्यास खंजर हिमाचल प्रदेश में आयोजन किया गया? तो किर्गिस्तान। खंजर भोंकने पे कड़कड़ आवाज आती है, खंजर भोंकने पे कड़कड़ आवाज आती है, यानी कि याद रखिएगा किर्गिस्तान। क्या याद रखिएगा? किर्गिस्तान। क्या याद रखिएगा? किर्गिस्तान। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन बताइएगा किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को हाल ही में भारत रत्न दिया गया? तो अपना बिहार का। किसको दिया गया? बिहार का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो अनुवादनी। अनुवादनी यानी अनुवाद, किसके लिए? तो बहुभाषी शिक्षा के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि देश भर में कितने करोड़ छतों पर सोलर रूफटॉप लगाने के लिए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना शुरू किया गया? तो 1 करोड़। कितना करोड़? 1 करोड़। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बताना है कि ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट हुई फिल्म टू किल ए टाइगर का निर्देशन किसने किया है? तो टू किल ए टाइगर, टाइगर का हमेशा निशाना बहुत सटीक होता है, यानी निशा करके आएगा। क्या करके? निशा पाहुजा करके याद रखिएगा। और 2024 का जो सर्वश्रेष्ठ ऑस्कर फिल्म का अवार्ड मिला है वह किसको? तो ओपेनहाइमर को। किसको मिला है? तो ओपेनहाइमर को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि किस राज्य के मास्टर अवनीश को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है? तो मध्य प्रदेश को। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किसको मिला है? याद रखिएगा मध्य प्रदेश को। आगे बढ़ते हैं, अयोध्या में बनने वाली मस्जिद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो अयोध्या में बनने वाली मस्जिद का नाम बदलकर जो रखा गया है मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला रखा गया, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, किस देश की सरकार ने 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर घोषित किया है? तो अयोध्या राम मंदिर जो घोषित किया है 22 जनवरी को वो कनाडा ने, और छत्तीसगढ़ ने किया है आपका शुष्क दिवस जो कि 22 जनवरी को ही मनाएगा, क्योंकि 22 जनवरी 2024 को ही अयोध्या के अंदर भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का अनावरण किया गया था। आगे बढ़ते हैं,
अगला क्वेश्चन बताना है कि किस राज्य को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया? तो उत्तर प्रदेश का एक अस्पताल है 60 पैराशूट फील्ड अस्पताल। 60 पैराशूट फील्ड अस्पताल में याद रखिएगा आपका जो है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है मोनपा हैंडमेड कागज को जीआई टैग मिला है किस राज्य का? तो मोनपा जो है वह अरुणाचल प्रदेश, मोनपा जो है वह अरुणाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। सऊदी अरब ने अपना पहला अल्कोहल सेंटर कहाँ खोला? तो रियाद में। कहाँ खोला? रियाद में। आपको पता है कि भारत के अंदर भारत के जो सबसे अधिक आदमी सब जाते हैं कमाने के लिए या फिर काम काज के दरम्यान में, तो वो जाते हैं सऊदी अरब। आप लोग को पता है सऊदी अरब जाते हैं, ठीक है, खास करके मुस्लिम समुदाय के लोग सऊदी अरब जाते हैं और वहाँ पर जाके अल्कोहल पीते हैं, यानी कि रियाद में या सऊदी अरब, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है कि देश की सर्वश्रेष्ठ जूनियर विमेंस क्रिकेटर प्लेयर कौन बनी? तो सौम्या तिवारी। कौन बनी? सौम्या तिवारी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार किसको मिला? तो अजीत मिश्रा को। किसको मिला? तो अजीत मिश्रा को, याद रखिएगा, फ्रीडम ऑफ द लंदन। आगे बढ़ते हैं। मयूरभंज में दुनिया की पहली टाइगर सराफी स्थापित की गई जो किस राज्य में है? तो उड़ीसा में। मयूरभंज, ऐसे भी आप लोग उड़ीसा पकड़ लीजिएगा और मयूरभंज से ही कौन था? तो मयूरभंज से ही आपका कौन था? याद रखिएगा आपका वर्तमान में जो भारत के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उनका संबंध मयूरभंज जिले के बैदापोसी गांव था, जिनका जन्म जो हुआ था वह हुआ था आपका 20 तारीख को, 20 जून 1958 को उनका जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, आईसीसी ने किस खिलाड़ी को वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना है? तो विराट कोहली को। किसको चुना है? विराट कोहली को। आगे बढ़ते हैं। किस देश में पहली बार नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत दिया गया? तो नाइट्रोजन गैस से जो सजाए मौत दिया गया अमेरिका में। कहाँ में दिया गया? अमेरिका में, याद रखिएगा। सजाए मौत अमेरिका में दिया गया, याद रखिएगा, जो कि नाइट्रोजन गैस से। किसे दिया गया? नाइट्रोजन गैस से। आगे बढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस परेड का नेतृत्व किसने किया था 26 जनवरी 2024 को? तो याद रखिएगा भावनीश कुमार, क्योंकि गणतंत्र दिवस पर हम लोग भावना में डूबे हुए रहते हैं, तो याद रखिएगा गणतंत्र दिवस परेड पर जो है कि आपका नेतृत्व किसने किया था? तो भावनीश कुमार। आगे बढ़ते हैं। 75वें गणतंत्र दिवस पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे? तो राष्ट्रपति जो मुख्य अतिथि थे वो फ्रांस के, जिनका नाम था इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इंडिया सेल्फी पॉइंट किस राज्य में खोला गया? तो इंडिया सेल्फी पॉइंट जो खोला गया वह जम्मू कश्मीर में खोला गया। कहां खोला गया? जम्मू कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जाके हम लोग सेल्फी लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, वायुसेना पदक से हाल ही में किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? तो वायुसेना पदक निकिता मल्होत्रा को। किसको दिया गया? निकिता मल्होत्रा को, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि विश्व के प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में जो है कि प्रथम स्थान किसको प्राप्त हुआ? तो प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में प्रथम स्थान प्रीसा चक्रवर्ती को मिला। किसको मिला? तो याद रखिएगा प्रीसा चक्रवर्ती को मिला। किसको मिला? प्रीसा चक्रवर्ती को मिला, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो बर्नाल्ड अर्नाल्ट। अर्नाल्ट, याद रखिएगा, अर्नाल्ट। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो अर्नाल्ट बने हैं, याद रखिएगा। कौन बने हैं? अर्नाल्ट बने हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है कि नीतीश कुमार ने हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार शपथ लिया? तो 9वीं बार लिया। कितनी बार? 9वीं बार। देखिएगा आप लोग याद रखिएगा कि आपको तेजस्वी यादव जो है वो 9वीं फेल है, इसलिए नीतीश कुमार ने, याद रखिएगा, कि आपका 9वीं बार लिया है। कितनी बार लिया है? 9वीं बार शपथ लिया है। आगे बढ़ते हैं। थाईपुसम त्योहार किस राज्य में मनाया गया? तमिलनाडु में। थाईपुसम त्योहार किस राज्य में मनाया गया? तो तमिलनाडु में। आगे बढ़ते हैं। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको दिया गया? तो याद रखिएगा रणबीर कपूर और आलिया भट्ट। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? तो 12th फेल को। आगे बढ़ते हैं। सदा तंसिक संयुक्त सेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच? सदा तंसिक, इसका मतलब सदा से सऊदी अरब और भारत, सऊदी अरब और भारत, ठीक है, याद रखिएगा।